पिक्चर चालू करो बे। अंजना जी 24 की तो बात करेंगे, हमारे दो बहुत ही काबिल साथी भी मेरे साथ हैं, पर पहले जरा आज की बात कर ली जाए, आज तक की बात कर ली जाए। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मैं पार्लियामेंट में था। जो कुछ सुबह से आज पार्लियामेंट में हुआ, आज हम वर्षी मना रहे थे 22 साल पहले आज ही के दिन हमला हुआ था पार्लियामेंट, जो लोकतंत्र का मंदिर होता है। सुबह श्रद्धांजलि दी और दोपहर में 1 बजे के करीब, पिछली बार तो कोई लोकसभा और राज्यसभा में घुस नहीं पाया था, हमारे बहादुर जवानों ने उन्हें वहीं रोक लिया था। लेकिन इस बार तो लोकसभा में, दर्शक दीर्घा में, और दर्शक दीर्घा से फिर लोकसभा के अंदर जहां हमारे सारे सांसद बैठते हैं, वहां तक 2 लोग प्रवेश कर गए। और पहली बार मेरे ख्याल से शायद आज़ादी के पहले एक आध बार हुआ था या ना हुआ हो, ब्रिटिश हुकूमत में था, वहाँ वो गए नहीं, उन्होंने बाकायदे बम फेंका, धुआं उड़ाया, पाउडर फेंका, जिससे भी धुआं निकला। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वहाँ पर इस सरकार अगर संसद की हिफाजत नहीं कर सकती तो इस सरकार से देश की हिफाजत की उम्मीद क्या करें। हमें तो ऐसा लग रहा था कि आज जैसे पुलवामा का रिहर्सल कर रहे थे, इत्तेफाक देखिए ना दिन कौन सा चुना, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आज शपथ दिला रहे हैं, वो है नहीं पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद वहां पे धमाका किया जा रहा है। तो कहीं पुलवामा का रिहर्सल तो नहीं हो रहा आने वाले अगले 1, 2, 3 महीने में दिखे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पवन जी, बहुत सारे बिंदु इन्होंने गिनाए और बहुत सारे बिंदु पर आप लोग घेर भी रहे थे बीजेपी को, सरकार को। लेकिन कर्नाटक में जो जीत आप लोगों को मिली और लगा कि जैसे तस्वीर बदल रही है देश की राजनीतिक हवा की, उसमें 5 राज्यों के चुनाव आते आते हिंदी हार्टलैंड से आप वाइप ऑफ हो गए, यानी हटा दिए गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, ये बात सही है कि जो नतीजे थे वो हमारी आशानुसार नहीं आए, न आपकी आशानुसार एग्जिट पोल्स सही रहे, न हमारी आशानुसार नतीजे सही रहे। आपको और हमें दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन इस बात का गर्व जरूर है और एक संतुष्टि है कि जो हमारा वोट शेयर है वो 40% के आसपास अभी भी बना हुआ है। तो आप ये कह दें कि उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया, वो गलत है। हाँ, दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया पूरी तरह से हो गया है और उत्तर भारत में 40% पे आज भी हम खड़े हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पूरे भारत में शायद कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको आप पैन इंडिया पार्टी आज कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक लाइन और बोलना चाहूँगा, जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूँ, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक। तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, मतलब चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया, एक सेकंड, अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे, कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई। पहली बात फिर भी जनता ने कि मैं आपको दोष प्यारी समझ गई है और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में वो बैठे। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं? पूरी मेहनत वो पार्टी करती है, मेहनत में कोई वो कमी पार्टी करती है, नहीं, वो पार्टी करती है जो जीतती है। क्यों, जब आप कर्नाटक में जीते तब भी हमारी मेहनत थी। अंजना जी 2014 मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जब आप कर्नाटक में जीते तब भी मीडिया की मेहनत थी। जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा, रुकिए। जो पूछ रही हूँ वो बता दीजिए। उसका भी दूंगा और जो नहीं पूछेंगी वो भी दूंगा, रुकिए आप। पहले 2014 तक क्या होता था, पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं, एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये। तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए। आई एम सॉरी बाबू। बहुत स्पष्ट है, जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं, हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते,
और पहुंचा क्यों नहीं पाते? फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है, ये आप मानिए। इसलिए कहता हूं, तीन कांग्रेस के नेताओं को मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए, तीन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमने मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए, आप तो 6 और ले आइए बीजेपी के, उनको भी हम झेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात, पहले सुन लीजिए। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है। अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है, आपका एग्जिट पोल हार जाता है, आप जीत जाते हैं, चलता है ये सब। लेकिन जो बड़ी हार हो रही है वो लोकतंत्र की हो रही है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? कैसे चुनाव आयोग बनेगा आपने देखा कल पार्लियामेंट में? क्या इस तरीके से चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे? अगर ये कांग्रेस सरकार के दौरान होता तो आज नेशन विद अन्ना करके अंजना ओम कश्यप सुबह से रात तक चैनल पे चलाती और सड़क पर अन्ना हजारे आ जाते। क्यों नहीं आते अन्ना हजारे? क्यों नहीं चलाती अंजना ओम कश्यप? बताइए मुझे जरा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? कर दिया कन्हैया जी, कर्नाटका में जिन गारंटीज पर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, जिसकी चर्चा हुई, और वहां से विद इन इंडिया गठबंधन भी कांग्रेस का कद बढ़ा, क्योंकि उसके बाद बेंगलुरु में सबसे बड़ा आयोजन किया गया इंडिया गठबंधन के साथियों का। ये कांग्रेस की जो गारंटीज थी कर्नाटक में, वो मोदी की गारंटी कब बन गई, क्यों बन गई और कैसे सफल हो गई 3 राज्यों में? पहले, और दूसरी बात आपने कहा कि मीडिया पे दोष मत मढ़िए, बिल्कुल ठीक बात है। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है। कोई सवाल जो है वो सत्ता से पूछता है। मुझे इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। तो कोई बात नहीं है, ये वक्त की बात है और बिल्कुल आप पे कोई दोषारोपण नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। क्यों हिला डाला ना? पहले क्या था ना कि दिन भर हिंदू मुसलमान की बहस में रोजी रोटी कपड़ा मकान कहीं छुप जा रहा था। अब तो ये बहुत अच्छा हुआ ना अंजना जी कि हमने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने कहा कि हम 450 रुपया में देंगे। तो अब विपक्ष की तरह जो है हमारे पास ये काम है कि कल को हम सिलेंडर लेकर के दिल्ली की सड़कों पे जाएं और मोदी जी से पूछें कि आप चुनाव के वक्त बोले थे कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, तो कब दीजिएगा? ये है देश को आगे ले जाने वाली बात। लेकिन अगर हम 5 राज्यों के नतीजों को देखें, 12 मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान के, 12 मंत्री इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा हार गए। क्यों ट्रांसलेट नहीं हो पाया? क्या आपको? देखिए, मैं एक चीज कहूं, आज से ठीक 5 साल पहले इन 3 राज्यों में हम चुनाव जीते थे और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। तो हो सकता है वही इतिहास फिर दोहराया जाए। 2 बातें मैं जरूर और कहना चाहता हूँ। 40% वाली बात पवन जी ने कही, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ कि कई राज्यों में हमारा प्रतिशत बढ़ा है पिछली बार से जब ने सरकार बनाई थी, और कुल अगर वोट जोड़ लें तेलंगाना और सारे, तो हम 10 लाख वोटों से ज्यादा से जीते हैं। फिर आगे अगर हम एक और नजरिए से इसको देखें तो ये चुनाव में इंडिया का वोट नहीं शामिल था, इस चुनाव में कांग्रेस का वोट था, गठबंधन नहीं हुआ था। लोकसभा के चुनाव में हम गठबंधन पर जाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। तो अगर दूसरे घटकों का 10% भी है और वो ट्रांसफर हो जाता है ईमानदारी से, तो हम 50% का बैरियर क्रॉस कर जाएंगे। तो उसके बाद शायद पुराना इतिहास दोहराया जाए कि विधानसभाओं में कांग्रेस जीती थी, सरकार बीजेपी ने बनाई, इन तीनों राज्यों में हम एमपी नहीं मिले हमें, और ये उलट सकता है इस बार अगर, क्योंकि जो ये 3 राज्यों में घटक हैं और हमारे वो काफी मजबूत है। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं, इसे अलग से मत लीजिएगा। देश के हालात जो हो गए हैं उसमें अब परिवर्तन जरूरी है। अब मोदी जी ये नहीं कह सकते कि उनके लिए केक वॉक है सब कुछ। सामने जो लोग खड़े हैं वो दृढ़ इरादे के साथ खड़े हैं, उन्हें विचलित नहीं कर पा रहे हैं। ईडी सीबीआई का जितना दुरुपयोग हो सकता था हो चुका, इनकम टैक्स का जितना दुरुपयोग होता था हो चुका। लेकिन मैं यहाँ पवन जी की बात से सहमत हूँ कि हाँ, चाहे जो परिस्थितियाँ आए, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है तो हमें करना पड़ेगा। पुलवामा का जो आप सवाल पूछ रहे थे, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, पुलवामा में बारूद कहाँ से आया था, ये आज तक एविडेंस मिली? किसकी जिम्मेदारी थी? चुनाव के ठीक पहले हुआ था। आज ये पार्लियामेंट में कूदने का फैसला भी ठीक उसी के पहले हुआ है। वो आदमी वहाँ अगर जा सकता था पाउडर लेके,
तो बम लेके भी जा सकता था। वो क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी गृह मंत्री जी नहीं लेंगे कि उनका फेल्योर है? क्योंकि वहाँ का अंदर की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे है, फिर सीआरपीएफ के जिम्मे है। कोई जंगल में ये सब नहीं हुआ है, उस जगह हुआ जहाँ सारे कैमरे लगे हुए थे। सबके एक एक मिनट के पहले तो नहीं आई हैं, अब जो फोटो आ रही है वो देख लीजिए। सब चंगासी फिर से एक बार हेलमेट लगाए हुए और हार्ड पैड्स के साथ आज जो पवन जी एकदम आवेश में है, पवन जी के पास चलते हैं फिर से। पवन जी, अच्छा है आपका जो अग्रेशन है वो अच्छा है, लेकिन ये अग्रेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर निकालने की बजाय अगर यही ताकत और ऊर्जा इस बात में इस्तेमाल हो कि जनता को हम कैसे कन्विंस करें। ये प्रश्न इसलिए क्योंकि आप एजेंसीज का मुद्दा बार बार उठाते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। नोटबंदी के बाद कौन सा कोऑपरेटिव बैंक था अहमदाबाद का जिसमें सबसे ज्यादा नोट बदले गए? किसका था वो? कौन उसका डायरेक्टर था? मैं नाम लूंगा तो शायद आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलनी बंद हो जाएंगी। महेश शाह 14,000 करोड़ जिसने ब्लैक मनी डिस्क्लोज किया, वो लापता हो गए। वो कौन थे? किसके नजदीक थे? प्रधानमंत्री को आजकल उन्होंने शायद कोई नया आदमी रखा है जो ट्विटर देखता है उनका, उसके साथ थोड़ी बैठक करनी चाहिए उनको शायद पता ही नहीं वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। आप बार बार कह रही हैं कि साहब चुनाव हार गए, आप जनता तक मैसेज नहीं ले जा पा रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अंजना जी, सवाल तो वैसे आप पूछती हैं लेकिन मैं भी एक पूछूंगा आपसे। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी कोई बना देते। मुझे एक बात बताइए, शीला दीक्षित यहां 3 टर्म्स थी मुख्यमंत्री, पहली प्रधानमंत्री इस देश की महिला किसने दी? मोदी जी कम से कम महिला आरक्षण का इतना बड़ा झुंझुना आप सबके हाथ में पकड़ाकर, अब मौका आया था तो वसुंधरा जी को घर पे बैठा दिया। आप लोग भी कमाल के हैं। एग्जिट पोल के दिन तो नड्डा जी का चेहरा दिखा रहे थे जब बीजेपी हार रही है, जब सही नतीजे आने लगे तो मोदी जी का चेहरा फिर से सामने आ गया। अरे साहब, आप लोग भी तो इस नशे से बाहर आइए, फिर देखिए देश कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारे में। मैं बार बार ये दोहराता हूं, हम आपके बगैर अधूरे हैं, मोदी जी भी आपके बगैर अधूरे हैं, ये मैं मानता हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नशे में आप हैं सर। हम क्या नशे में? हमारा तो नशा आप लोग सब रोज उतारते हो। आप संस्थानों पर उंगली उठाते रहेंगे। सब संस्थानों पर ही हमला हो रहा है अंजना जी। जब हमला संस्थानों पर हो रहा है, जब मीडिया की निष्पक्षता पर हमला हो रहा है, तो हम क्या सवाल भी नहीं उठाएं? या अब उस पर भी आपत्ति है आपको कि सवाल क्यों उठा रहे हैं? लगता है ऐसा आपको लगता है? आप अभी पूछ लीजिए लोगों को लगता है इस भ्रम में है या नहीं है? इस भ्रम में जीते हुए आपके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। मुझे तो लगता है कि आपके नेताओं में काबिलियत है कि वो आपके लिए चुनाव जीत सकते हैं। क्यों नहीं जीत पा रहे हैं ये बताना आपका काम है, लेकिन आप नेताओं पर मंथन करने को तैयार नहीं है, स्ट्रैटेजी पर मंथन करने को तैयार नहीं है। हम सही नहीं अपना जितना मंथन करना है जरूर करेंगे अंजना जी। सिर्फ एक आग्रह हमने कर्नाटक पे बोला, एक आग्रह, भ्रष्टाचार का नाम टिक गया। जब मेरी बारी आती है अंजना जी को मेरी आवाज इतनी नापसंद है कि खुद ही बोलती चली। नहीं, क्योंकि आप अंजना अंजना कर रहे हैं, आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं मुझसे। आप एंकर हैं, आप अंजना से इतने ऑब्सेस्ड हैं। चलिए फिर मैं क्या बोलूं? अरुण पुरी जी का नाम लूं, राज चंगप्पा जी का नाम लूं, राहुल कंवल जी का नाम लूं, किसका नाम लूं? बताओ, मैं सबका नाम ले लेता। नहीं, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप कांग्रेस के बिहाफ पे आए हैं, आप जवाब दीजिए। चलिए नाम नहीं लेते। मैडम तो कह सकते हैं। मैडम, मीडिया भी थोड़ा आत्ममंथन कर ले तो क्या बुराई है? देश के लिए अच्छा होगा, कर लीजिए ना आत्ममंथन। हमारा भी आग्रह मान लीजिए। हम तो जितनी बार आप कहते हैं आत्ममंथन करिए, हम करते हैं। आपकी हर सलाह मानते हैं हम। चुनाव हारते हैं तब भी मानते हैं, चुनाव जीतते हैं तब भी मानते हैं। हम तो मीडिया को सम्मान करते हैं। जब हम सरकार में थे, प्रमोद तिवारी जी तब भी सत्ता में थे, पूछिए इनसे। कन्हैया कुमार जी तो तब भी जूझ रहे थे सरकार के खिलाफ। जब हम सरकार में थे, आप लोग रोज कार्यक्रम करते थे, जहाज कह दिया था, रोज कार्यक्रम करते थे आप हमारे खिलाफ। हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए। हिरेन जोशी हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं। बस फिर शुरू हो गया। क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति? मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूं ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। मैं विपक्ष में हूं, मैं नाम भी नहीं लूं कि कौन है जो आज मीडिया की हत्या कर रहा है। मैं नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। रोक लेंगे एक बार और, हवाई जहाज से उतार लेंगे, मुझे उतार लें। जब मुझे डर नहीं है तो आपको सुनने में क्यों डर लगता है? मुझे बोलने में डर रहा है। यहाँ पर हम तो रोज सुबह मैं आप सब जो यहाँ बैठे हैं इनको चुनौती देता हूं, इनके मोबाइल उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों के। सुबह हिरेन जोशी जी का फोन मैसेज आ जाता है, एजेंडा सेट हो जाता है। बस शुरू। चुनौती है ये मेरी। मैंने देखे हैं वो मैसेजेस, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। 15 साल में सरकार इनसे बहादुर तो प्रमोद जी आप निकले। आपने धीरज साहू पे जवाब दिया। धीरज साहू पे भी जवाब दूंगा। थोड़ी बहादुरी आप दिखाइए कि जब मैं आईना दिखा रहा हूं तो आईना देखिए, आप भी बहादुरी दिखाइए। मैं आईना दिखाने ही आया हूं यहाँ, मैं आया हूं तो दिखाऊंगा।
अब आइए धीरज साहू पर, मैंने उसका सबसे पहले जवाब आपको दिया महेश शाह, एक और शाह का भी नाम लेते लेते रह गया, अमित शाह। किसका बैंक है वो जिसमें सबसे ज्यादा नोटबंदी में नोट बदले गए? मैं तो 2 शाह का नाम ले लिया, आप सुनने की हिम्मत है आपकी? दोनों शाहों का नाम धीरज साहू बोल रहे हैं। धीरज साहू का तो हमारे प्रमोद जी ने भी जवाब दे दिया, मैंने शुरू में ही जवाब दे दिया। अरे जिनका पैसा है उनसे पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वो तो ठीक है, लेकिन ये नोटबंदी का सवाल आपने क्यों नहीं पूछा उस कोऑपरेटिव बैंक से? हम तो ये पूछ रहे हैं, कहां है महेश शाह? पूछिए ना, जवाब दिलवाइए ना हमें। सवाल परसेप्शन का है, इसके बावजूद मोदी क्यों जीत रहे हैं? आप परसेप्शन की बात कर रहे हो, मैं तथ्य दे रहा हूं आपको। इट्स फैक्ट्स वर्सेस परसेप्शन, आई एम गिविंग यू फैक्ट्स। व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ फेसिंग दीस फैक्ट्स? किसी ने ऑडियंस से कहा भूख हड़ताल पे तो बैठो आप लोग। कब बैठे थे क्या मोदी जी भूख हड़ताल पे प्रधानमंत्री बनने से पहले? अब मीडिया को कहिए अन्ना हजारे ढूंढे एक और, जैसे इन्होंने पहले ढूंढा था आरएसएस के साथ। हमने ढूंढा था भाई, हम तो जैसे मोदी जी आए, अन्ना हजारे बैठे, वहां अरविंद जी बन गए, यहां मोदी जी बन गए। आप किसी अन्ना को लाइए, हम बन जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? मैं नहीं दिखाऊंगा कि उस आंदोलन में क्या जो भी है। नहीं, मैं नहीं बिलिटल करूंगा। उस आंदोलन से कईयों की दुकान चली, हाँ, मीडिया में भी कईयों की दुकान चली, ये भी सही है, पॉलिटिक्स में भी कईयों की दुकान चली, इसलिए मैं उसको बिलिटल नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र की ताकत आंदोलन होते हैं, लेकिन उस आंदोलन के पीछे मीडिया का भी एक बड़ा हाथ था। आज वो मीडिया कहां है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आज वो अन्ना हजारे कहां है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तमाम जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो, 450 में सिलेंडर हो, ये तीनों को मिलाकर जनता के बीच में पहुंच रही है। तो आपके क्षेत्रीय नेता सॉफ्ट हिंदुत्व को, चाहे वहां पर हनुमान जी का मंदिर बनाना हो कमलनाथ जी का, या फिर एक यात्रा हनुमान जी के लिए निकालनी हो, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में जाकर ये कहना हो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ा मैसेजिंग है कि अल्टीमेटली आपको ये कॉकटेल अब इंडिया में बनाना पड़ेगा? हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इज टू स्टे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देखिए, आप मैंने इस देश की आध्यात्मिक परंपरा को कॉकटेल कह रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। इस देश में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं। यहाँ ही हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या प्रैक्टिस करते हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सबके नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदू हैं। मेरा तो नाम कन्हैया है, आपका अंजना है, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब आप इसको एक राजनीतिक दल या विचारधारा से जोड़ते हैं तो उसमें एक फ़र्क होता है। जैसे हर पुरुष पुरुषवादी नहीं होता है, वैसे ही हर हिंदू जो उस आध्यात्म में भरोसा करता है, जीने के तरीके में भरोसा करता है, पाप पुण्य सही गलत स्वर्ग नरक को मानता है, वो भी जो है ना हिंदूवादी नहीं होता है। ये एक राजनीतिक विचारधारा है। अगर आप राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ, तो राजनीतिक विचारधारा में ना ये सॉफ्ट और हार्ड नहीं कहना चाहिए। ये मीडिया के द्वारा गढ़ा गया टर्म है। जहर जहर होता है, सांप का बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना वयस्क होता है। और हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं मैडम, कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम, तलवा में लगाने का अलग क्रीम, ये थोड़ी होता है। एक राजनीतिक विचारधारा है वो, और वो राजनीतिक विचारधारा जिसको आपने कहा कि हिंदुत्ववादी, उसको बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदुइज्म, जो इस देश का सांस्कृतिक इतिहास है, जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसको हमेशा से मानती है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह पे लिखा हुआ है, तो ये बीजेपी के पैदा होने से पहले से लिखा हुआ है ना। 1980 में बीजेपी बनी है, देश को 47 में आज़ादी मिली, 50 में संविधान लागू हुआ। तो जो भी आपको परंपरा दिखती है, वो परंपरा तो चली आ रही है, और ये कांग्रेस पार्टी के बनने से भी पहले से चली आ रही है, ये गांधी जी के पहले से भी चली आ रही है। तो देश के 5000 साल के इतिहास को इस तरीके से हमको ना तू मैं की बहस में जो है रिड्यूस नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश में किसी भी धर्म को कमतर करके नहीं आंका है। सर्वधर्म संभाव जो गांधीवादी चिंतन है, उसको रिप्रेजेंट किया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम सुखी, संसार सुखी तो हम सुखी। ये भारतीय चिंतन परंपरा है। मेरे ख्याल से उसको कॉकटेल आपको नहीं कहना चाहिए, ये शब्द नहीं कहना चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और राजनीतिक जीत के लिए हम कहते हैं कि रणनीति जब हम बना रहे हों, तो एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जाता है। भाजपा को हराने के लिए हमको भाजपा जैसा हो जाने का जरूरत नहीं है। रही बात जनता की, तो जनता के जीवन में धर्म उसका एक पक्ष होता है। किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, भूख सबको लगती है, डर सबको लगता है, घर की जरूरत सबको होती है, नौकरी सबको चाहिए होता है। ये जो एक नया सगुफा आज के दिन में छोड़ा गया है ना, कि अपना सीना मत देखो,
पेट और पीठ जो है ना, दोनों सटक करके एक हो गए हैं। प्रधानमंत्री का सीना नाप रहे हैं। आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसको नहीं देखेंगे। नाली में ढक्कन नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, सड़कें नहीं बनी है, अनाज जो है लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग भूख से सो रहे हैं। पढ़ने लिखने के बावजूद, अंजना जी बधाई हो आपको, आप जो है जामिया से पढ़ करके इतने बड़े चैनल में इतनी बड़ी एंकर बन गई। आज जो आपके जूनियर हैं जो पढ़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं बेचारे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। एलुमनाई मीट में जाइएगा तो पूछिएगा, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये सवाल है, इस सवाल पे हमको बार बार आना पड़ेगा। अलग बात है कि जो पवन जी थोड़ा तल्ख हो जा रहे हैं, लेकिन उनका रंज इसी बात से है। आपने कहा कि हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं पवन जी, हमसे आपसे ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि मीडिया के बारे में आज तक हम लोग यही जानते समझते आए थे कि मीडिया निष्पक्ष होता है। उसको उतनी ही खुशी होगी जब बीजेपी जीतेगी और उतनी ही खुशी होगी जब कांग्रेस जीतेगी। सरकार किसी भी की हो, सवाल पूछना है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनसे प्रश्न करेंगे। इतनी ही सी तो बात कह रहे हैं, लेकिन आप भी टची हो रहे हैं, बूढ़ा मान जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।